नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उस पर जो PDF है उसे आप देख रहे हैं। आप सभी को बताना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी के माह में आयोजित हो सकती हैं वर्ष 2024 पे, और शासन के द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए सभी विषयों की जो सिलेबस है उसकी घोषणा की जा चुकी है। और जो हमें मॉडल पेपर या जो भी अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनके पहले पेज पर मिल रही है। यहाँ पर हम आज साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का मासिक टेस्ट, जिसे प्रयोगात्मक टेस्ट या प्रोजेक्ट कार्य भी कहते हैं, वो आयोजित होगा। न्यूनतम 23 अंक लाने हैं और 10 अंक लाने हैं। मतलब लिखित परीक्षा में आपको 70 में से 23 अंक, और जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा है उसमें आपको 10 अंक लेकर के आने हैं। कुल मिलाकर के दोनों परीक्षाओं को मिलाकर के 100 अंकों का पेपर होगा, जिनमें से यदि आपने 33 अंक प्राप्त कर लिए तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। लेकिन 33 अंकों के लिए आपको ध्यान रखना है कि 23 अंक आपको लिखित परीक्षा में और 10 अंक आपको प्रयोगात्मक परीक्षा या प्रोजेक्ट कार्य में प्राप्त करने हैं। और आपको पता है पिछले वर्ष से शासन के द्वारा कक्षा 10 में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। जहां तक मुझे याद है 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और ये 20 प्रश्न एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परसेंटेज को मेंटेन करते हैं। आइए अब यहाँ पर इकाइयों की चर्चा होती है जो लिखित परीक्षा से संबंधित है। सबसे पहले इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये 20 अंकों का आएगा। जैव घटक 20 अंकों का, प्राकृतिक घटनाएं 12 अंकों की, विद्युत का प्रभाव 13 अंकों का, प्राकृतिक संसाधन 5 अंकों का आएगा। कुल मिलाकर के ये 70 नंबर का लिखित परीक्षा हो गई। और आंतरिक मूल्यांकन अर्थात प्रयोगात्मक कार्य या प्रोजेक्ट कार्य, ये 30 अंकों के हो गए। कुल मिलाकर के 100 अंक का ये प्रश्न पत्र तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा, केवल प्रश्न पत्र होना है, अर्थात केवल एक प्रश्न पत्र आएगा, उसी से आपको सब कुछ हासिल करना है। एक प्रश्न पत्र का मतलब है लिखित परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न पत्र आएगा 70 नंबरों का, और प्रयोगात्मक वाला अलग से 30 नंबरों का आएगा, जो आपके विद्यालय में आपके जो अध्यापक विज्ञान विषय पढ़ा रहे होंगे उनके द्वारा पूछा जाएगा या कराया जाएगा। सबसे पहले इकाई 1 की बात करते हैं। इकाई 1 का नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इस इकाई में जो अध्याय आएंगे उनका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक। और पहले अध्याय रासायनिक अपक्रियाओं में क्या क्या हमें पढ़ना है, सीखना है और किन किन प्रश्नों के बारे में जानकारी रखनी है। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या मतलब है, संतुलित रासायनिक समीकरण या अपक्रियाओं के प्रकार, और उनमें कौन कौन से प्रकार को पढ़ना है हमको। संयोजन अपक्रिया, अपघटन अर्थात वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अपक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब जो दूसरा अध्याय है इसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर में हमको हाइड्रोजन आयन, जिसको H+ आयन भी कहते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन, जिसे OH- आयन भी कहते हैं, इन आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषाओं की जानकारी प्राप्त करनी है, और सामान्य इनके गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त करनी है, उदाहरण तथा उपयोगों की भी जानकारी प्राप्त करनी है। पीएच मान, पीएच एक ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा आप बताते हैं कि दिया गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो पीएच मान का हमको अवधारणा समझनी है, और लघु गुणक से संबंधित जो इसका फार्मूला है उसके बारे में भी जानकारी करनी है, लेकिन वो आवश्यक नहीं है। फिर भी हम आपसे कहेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर जो लोग बनाते हैं वो पुराने समय से हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में अध्यापक हैं, वो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी एक आधे प्रश्न रख देते हैं। तो कोई छोटी सी चीज हम याद कर लें, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH
विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उपयोग के बारे में हमको पूरी जानकारी रखनी है। इनसे संबंधित प्रश्न आपके विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद धातु एवं अधातु अध्याय पे जाएंगे और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी जानकारी, इसके निर्माण की विधि और उपयोग की विधि भी आपको तैयार रखनी है। धातु एवं अधातु अध्याय में धातुओं तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संधारण एवं उसका निवारण, इन पर भी हमको जो प्रश्न हैं उन्हें तैयार करने हैं। कार्बनिक यौगिक अध्याय पे जो टॉपिक आने वाले हैं वो है कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, इनमें हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, इनकी नाम पद्धति के बारे में भी आपको जानकारी करनी है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है उनको जानना है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इन पर भी हमको जो प्रश्न है, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो या विस्तृत उत्तरी हो, सभी को तैयार करना है। इस पर खास करके दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की भी जानकारी प्राप्त करनी है। एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म और उपयोग के बारे में जानकारी हमको रखनी है और साबुन तथा अपमार्जक के बारे में भी हमको जानकारी एकत्र करनी है। इनसे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-2024 पे आ सकते हैं। आप आगे चलते हैं। अब इकाई 2 ये हमारी जीव विज्ञान से संबंधित है। 20 अंकों का जीव विज्ञान आने वाला है। इसमें हमको क्या करना है, पहला जो इसका हिस्सा पड़ेगा वो है जैव प्रक्रम। इसमें हमें सजीव पौधे तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा से परिचित होना है। जो दूसरा इसका यूनिट है वो है पौधे में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वयन और जंतुओं में हार्मोन, इन पर आधारित प्रश्नों को हमें तैयार करना है। अब जो अगला अध्याय रहेगा वो है प्रजनन। प्रजनन में हमें जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और इनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन आपको अपने माइंड में रख देना है। पेपर होने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो जल्द से जल्द आपको ये पूरी प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियों के बारे में भी हमको जानकारी लेनी है। अध्याय में हमको ये भी पढ़ना है कि सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स ये क्या होता है, सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में जानकारी हमको रखनी है। और ये जो बीमारी है HIV और एड्स ये क्या हैं, इनके पूरे नाम क्या हैं, इनको हमको याद करना है। इनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना है। इसके बाद प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में भी हमको प्रश्न तैयार करने हैं। इसके बाद जो अगला आपका महत्वपूर्ण अध्याय है वो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अध्याय में आपको अनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है। इसमें खास करके ग्रेगर जॉन मेंडल जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं बहुत जीव विज्ञान के, उनका क्या योगदान है उनके बारे में हमको पढ़ना है। लक्षणों की वंशागति के नियम पढ़ने हैं, लिंग निर्धारण पढ़ना है और लिंग निर्धारण का संक्षिप्त परिचय ही हमें तैयार करना है। अब इकाई 3 आती है। इकाई 3 है प्राकृतिक घटनाएं या समवृत्तियां। ये 12 अंकों की आने वाली है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना होगा वक्रपृष्ठ तथा प्रकाश का परिवर्तन। इसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण का सूत्र। हमको निगमन नहीं करना है, सिर्फ दर्पण का सूत्र हमें तैयार रखना है।
दोनों प्रकार जिस समतल दर्पण के लिए, और आवर्धन क्या होता है इस पर भी हमको अपने विद्यालय में, हमको अपनी कक्षा में जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, सिलेबस सफलता की कुंजी होती है। जिस बच्चे ने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को तैयार कर लिया, लगभग वो अपनी आधी बोर्ड प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद जो अपवर्तन अध्याय है उसमें हमको अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस सूत्र और व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके के लेंसों के लिए सूत्र होते हैं। 1/f = 1/v + 1/u, 1/f = 1/v - 1/u। इनका व्युत्पन्न नहीं सीखना है, इनका निगमन नहीं सीखना है, सिर्फ इनके सूत्रों को तैयार करना है और इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद आवर्धन के बारे में जानकारी करनी है, लेंस की क्षमता के बारे में भी जानकारी करनी है। अब मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, इस पर हमको प्रश्न का कलेक्शन तैयार करना है। इसके बाद दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण क्या है, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, इस पर भी हमको क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, इन पर हमको जो मॉडल पेपर बाजार में बिक रहे हैं, चाहे वो हमारा विद्या का हो या अवतार का हो, हम तो ये कहेंगे कि कक्षा में आप ग्रुप बना लीजिए और 5-5 बच्चों के बीच में 5-5 बच्चे अलग अलग तरीके का मॉडल पेपर लें, ताकि वो आपस में मॉडल पेपर को शेयर करके हर तरीके के प्रश्नों को तैयार कर सकें। इसके बाद जो मानव दोष है, इसमें आप 5 तरीके के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। सभी प्रकार के दोषों के बारे में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए। अब जो अगली इकाई है वो इकाई का नाम है इकाई 4। इसका जो अर्थ है वो है, इसका जो नाम है वो है विद्युत का प्रभाव। अब विद्युत के प्रभाव में हमको क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा के नियम, ओम के नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, उन कारकों के बारे में भी हमको सारे प्रश्नों का संकलन कर लेना है जिनसे प्रतिरोध निर्भर करता है, घटता और बढ़ता है। प्रतिरोधों का संयोजन दोनों तरीकों का, समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का। याद आ रहा होगा आपको, कुछ विद्यालय में इस तरीके, लगभग सभी विद्यालयों में सिलेबस कंप्लीट होने को आया है, कुछ इस तरीके का संयोजन आपको सिखाया गया होगा कि R = R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से एक सूत्र होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमको क्या है कि दैनिक जीवन में प्रतिरोधों के संयोजन का उपयोग क्या है वो सीखना होगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में इनके उपयोग पर भी चर्चा करनी है। विद्युत शक्ति P, विभवांतर V, विद्युत धारा I तथा प्रतिरोध R में जो अंतर संबंध होते हैं ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अध्याय पे हमको जिन टॉपिकों को कवर करना है वो है विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही परिनालिका धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ, इन टॉपिकों को तैयार कर लेना है। इसके बाद अब हम आए पर्यावरणीय संसाधन में। ये इकाई 5 है, इसमें हमको हमारा पर्यावरण, इन पर चर्चा करनी है, इनको तैयार करना। इस हमारा पर्यावरण अध्याय पे परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षरण, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये जैव निम्नीकरणीय तो आपको मालूम ही होगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में
खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे उपस्थित कीटाणुओं जीवाणुओं के द्वारा स्वतः समाप्त हो जाते हैं, वो कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो प्रकृति में अपने आप कभी समाप्त नहीं होते, जैसे कि पन्नी। और आजकल अधिकतर जितना भी खाने पीने का सामान आ रहा है, सब पैकिंग पे आ रहा है, वो सब अजैव निम्नीकरणीय है। वो लंबे समय तक हमारी प्रकृति पे मौजूद रहते हैं और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रदूषित करते हैं। अब हमको क्या है कि प्रयोगात्मक पर चर्चा करनी है। प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक द्वारा होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक जो हैं 3 प्रयोग होंगे और 2-2 नंबर के 3 प्रयोग होंगे, ये 6 अंक बनाएंगे। मौखिक कार्य 2 अंकों का होगा, सत्रीय कार्य ये 3 अंकों का होगा। कुल 11 अंक इस तरीके से बनते हैं जाकर के। इसके बाद प्रयोगात्मक कार्यों की सूची देखेंगे। क्या क्या प्रयोगात्मक कार्यों की सूची है? पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके निम्नलिखित नमूनों का पीएच ज्ञात करना। आपको पता है पीएच पेपर जो ये शब्द बोल रहा है वो लिटमस पेपर की बात कर रहा है और अन्य सभी चीजों की बात कर रहा है जो किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद इनमें जिन जिन विलयनों का पीएच मान ज्ञात करना है वो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जिसको कहते हैं NaOH, तनु एथेनोइक एसिड विलयन, नींबू का रस, जल, तनु सोडियम बाई कार्बोनेट विलयन NaHCO3। और फिर अम्ल तथा क्षार के गुणों का अध्ययन करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl भी कहते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH भी कहते हैं को निम्न के साथ अपक्रिया कराना है और लिटमस विलयन को देखना है कि वो नीला हो रहा है कि लाल हो रहा है। फिर आपको इसकी अपक्रिया करानी है जिंक धातु के साथ, फिर इसकी अपक्रिया करानी है ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे Na2CO3। अब जो दूसरा है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं का निष्पादन तथा अवलोकन करना तथा निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करना है। संयोजन अपक्रिया, विघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या क्या करना है? चूने पानी से जल की क्रिया के बारे में अध्ययन करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने की क्रिया पर जानकारी एकत्र करनी है। कॉपर सल्फेट विलयन में लौह कील डालने पर कौन सी अपक्रिया हो रही है उसे करना है। सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य अपक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अथवा जो तीसरा हिस्सा दिया गया है वो कर रहा है जिंक Zn, आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al धातुओं का निम्नलिखित लवण विलयनों से अपक्रिया करानी है और निरीक्षण करना है। अब कौन कौन से लवण है? एक है जिंक सल्फेट ZnSO4, एक है फेरस सल्फेट FeSO4, एक है कॉपर सल्फेट CuSO4 और एक है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखते हैं उपरोक्त से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आपको जिंक, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम धातुओं की अपक्रिया की कोटि के मान के अनुसार घटते हुए क्रम में आपको इसे व्यवस्थित कर देना है। अब किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा I विभवांतर का आश्रित होने का अध्ययन तथा प्रतिरोध ज्ञात करना है तथा V और I के मध्य ग्राफ का भी प्रदर्शन करना है। श्रेणी तथा समांतर श्रेणी में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का प्रयोग करना है। पत्ती में स्टोमेटा की अस्थायी स्लाइड तैयार करनी है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया को प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना है। एसिटिक एसिड अर्थात एथेनोइक अम्ल के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना है, उसके गंध का अध्ययन करना है, जल में विलेयता का अध्ययन करना है, लिटमस पेपर पर प्रभाव का अध्ययन करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया का भी अध्ययन करना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3 जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। नौवां जो बिंदु है वो इस तरीके से है कि मृदु एवं कठोर जल में साबुन के नमूनों के निर्मलीकरण का तुलनात्मक अध्ययन पेश करना है। फिर निम्नलिखित फोकस दूरी ज्ञात करनी है।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी का सूत्र अभी आपको बताया था 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/v + 1/u। अब यहां पर दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। 11 नंबर पे है कि हमें कांच के आयताकार स्लैब से गुजरने वाली प्रकाश किरण के विभिन्न आपतन कोणों के लिए प्रकाश किरण पथ का निर्माण करना है, ज्ञात करना है उसे। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण ज्ञात करना है तथा परिणाम की समीक्षा भी करनी है। 12 है तैयार स्लाइड की सहायता से हमें अमीबा में द्विविखंडन, यीस्ट में मुकुलन का अध्ययन करना है। 13 नंबर में है कि कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरणों का मार्ग अनुरेखण भी हमें सीखना है। किसी द्विबीजपत्रीय अर्थात मटर, चना, राजमा, बीन्स के भूर्ण के विभिन्न भागों का भी अध्ययन करना है। प्रोजेक्ट कार्यों की जो सूची है वो आपको नीचे दी गई है। अब प्रोजेक्ट कार्यों की जो सूची है, नीचे दिए गए प्रोजेक्ट सूची में किन्हीं 3 प्रोजेक्ट छात्रों के द्वारा तैयार कराए जाएंगे। प्रत्येक खंड और ये जो 3 प्रयोग होंगे ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में से एक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फाइल तैयार कराई जाएगी, प्रोजेक्ट कार्य कराया जाएगा और ये करना अनिवार्य होगा। शिक्षक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट कार्य अपने स्तर से भी दे सकता है। तीनों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन विद्यालय स्तर से आंतरिक होगा। नंबर 1 पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करके मूल्यांकन किया जाएगा। पीएच मान आपको निर्धारित करना है और आपको बताना है कि अम्लीय व क्षारीय विलयन में रंग का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। नींबू का रस में, चुकंदर के रस में, पत्ता गोभी के रस में, उबले हुए मटर के पानी में, गुलाब की पंखुड़ियों के रस में। इसके बाद रासायनिक उद्यान अर्थात केमिकल गार्डन बनाना है। कांच का जार, बालू वाटर ग्लास, विलियन कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट या मैग्नीज सल्फेट के क्रिस्टलों का बारे में जानकारी करनी है। इसी प्रकार से सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं और हम मैडम क्यूरी के व्यक्तित्व और कृतित्व, मैडम क्यूरी का जीवन परिचय क्या है और उन्होंने क्या क्या चीजें खोजी, इन पर हमको चर्चा करनी है। प्रोजेक्ट कार्य करा सकते हैं। उनके जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा, आविष्कार और उन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला है इन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना और निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। इसके बाद कह रहे हैं कि विभिन्न अम्ल क्षार उदासीनीकरण अप्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का प्रायोगिक प्रेक्षण करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करना। फिर कह रहे हैं कि बहुरूपदर्शी का मॉडल तैयार करना। फिर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का व्यक्तित्व एवं विज्ञान में उनके योगदान को सूचीबद्ध करके उनका विस्तृत अध्ययन कराना। आवश्यक परिपथ का आरेख देते हुए विद्युत क्विज बोर्ड का मॉडल तैयार कराना। फिर मनोरंजन में विज्ञान की भूमिका का सचित्र अध्ययन करना। दर्पण एवं लेंस से बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं साइज में परिवर्तन का परीक्षण कर सारणीबद्ध करना। इसी तरीके से कुछ और भी प्रयोग दिए गए हैं जिनको हम प्रोजेक्ट कार्य के तौर पे करा सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्यांकन कुछ इस तरीके से है कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ये प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित होगी, अगस्त माह में कराई जाएगी जो 10 अंकों की रहेगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित होगी, दिसंबर माह में कराई जाएगी और ये भी 10 अंकों की रहेगी। 4 मासिक परीक्षाएं ये 10 अंकों की रहेगी। प्रथम मासिक परीक्षा जो है ये मई माह में कराई जाएगी जो बहुविकल्पी होगी। द्वितीय मासिक परीक्षा जुलाई माह में करी जाएगी जो वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगी। तृतीय परीक्षा ये नवंबर माह में कराई जाएगी जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी और चतुर्थ मासिक परीक्षा ये दिसंबर माह में कराई जाएगी। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये आपके सामने विज्ञान विषय का पूरा सिलेबस था जो वर्ष 2023-24 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। आशा है कि आपको जो सिलेबस समझाया गया वो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, आधी सफलता की गारंटी सिलेबस होता है। सिलेबस हमको ये तय कराता है कि इतनी मोटी किताब में हमें किन चीज़ों को कवर करना है, किन चीज़ों को 100% समय देना है, किन चीज़ों को सिर्फ हमको अध्ययन करके छोड़ देना है।
चलिए उम्मीद करते हैं कि अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए अच्छे होंगे। जल्द ही हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाली है, जिसका लिंक जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करें। जल्द ही नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।